तो दोस्तों, अब हमारा फिजिक्स का चैप्टर 5 हम देखेंगे। मोशन इन अ प्लेन हमारा पिछला चैप्टर था। अब देखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 है भाई लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। तो भाई लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? न्यूटन ने, न्यूटन साहब ने दिए थे लॉज ऑफ मोशन। तो भाई इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम कुछ फोर्सेस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ फोर्सेस जो काम आएंगे इस चैप्टर में काफ़ी। तो भाई इसमें पहला फोर्स है कांटेक्ट फोर्स। मान लो ये आपका कोई भी एक सरफेस है, या अगर कोई एक सरफेस है तो भाई ये सरफेस है, इस पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे करके। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस में रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। तो भाई ये सरफेस और इस ऑब्जेक्ट, ये जो एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो भाई यहाँ पे एक सरफेस हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट, कुल मिला के दो चीजें यहाँ पे हमें दिख रही है। तो इनके जो पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो भाई अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं देखूं, मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे बनाया है यहाँ पे, तो ये सरफेस पे रखा हुआ था, इस पे फोर्स क्या क्या आएंगे? कांटेक्ट फोर्सेस इन्हें बोलते हैं। तो भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होगा, इस पे दो फोर्स आते हैं। एक आता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो इस सरफेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा। मैंने इसको एन बोल दिया, नॉर्मल कंपोनेंट, या फिर ये परपेंडिकुलर आता है। और दूसरा होता है भाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन स्मॉल एफ बोल दिए। ये फ्रिक्शन इधर को भी हो सकता था, इधर को भी, इधर को भी हो सकता था, या इधर को भी। तो भाई अभी आप इतना जान लो बस कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होता है, तो उसके दो कंपोनेंट यहाँ पे आते हैं, दो टाइप के फोर्स आते हैं। एक आता है नॉर्मल, एक आता है सरफेस के पैरेलल। ये फोर्सेस जो हैं इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो भाई इसमें क्या है, ये आप जान लो फ्रिक्शन होता है, ये सरफेस के पैरेलल होता है, और एन जो है नॉर्मल फोर्स, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। और अभी अगर हम बोलते कोई सरफेस फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस अगर हम बात करें, तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन, ये जीरो हो जाएगा। तो भाई उस केस में अगर फ्रिक्शन लेस वाला केस हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा सरफेस की वजह से खाली परपेंडिकुलर लगेगा, और पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो भाई ये चीज है यहाँ पे। और ध्यान रखना, जब भी कोई सरफेस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस सरफेस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। इसको हम बताएंगे, ये भी न्यूटन का एक लॉ है। तो भाई ये भी एन, इसका मैग्नीट्यूड भी एन होगा। अगर सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा था ऊपर की ओर एन फोर्स परपेंडिकुलर, तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा वापस एन नीचे की ओर। तो भाई इक्वल और अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये थे कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, तो दो टाइप के फोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई अब दूसरा एक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई रोप या स्ट्रिंग है, ये एक रोप या फिर स्ट्रिंग है, इसमें कोई मास हमने हैंग कर दिया। तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप जाओगे, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाले लेवल पे आप जाओगे, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, वो इस ऑब्जेक्ट के, जो स्ट्रिंग है यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग, तो भाई ध्यान रखना, स्ट्रिंग के जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, वो इस ऑब्जेक्ट के, जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रिंग के, वो इस ऑब्जेक्ट के प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, और स्ट्रिंग के प्रोटॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जब भी लगा होगा या फिर रोप, तो भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है स्ट्रिंग या रोप से, या कनेक्टेड है, तो भाई अगर जो स्ट्रिंग है वो केवल एक फोर्स क्रिएट करेगी यहाँ पे, जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसको हम बोलते हैं टेंशन। तो भाई इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ टेंशन। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल टी से। तो ध्यान रखना, स्ट्रिंग या फिर रोप अगर आ रही है, तो खाली खींच सकती है और दबा नहीं सकती। या फिर इस स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट पे, अगर इस फोर्स को हम देखें, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स आ रहा है वो खींचने वाला आ रहा है, इसको कभी भी स्ट्रिंग या रोप ऐसे करके
धक्का नहीं मारेगी, हमेशा इसको पुल करेगी, पुश नहीं कर सकती। तो भाई ध्यान रखना, टेंशन जहाँ पे भी आएगी तो टेंशन हमेशा एक पुल फोर्स होता है, ये हमेशा खींचता है अपनी तरफ। और सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग जो लगी हुई है यहाँ पे, इस स्ट्रिंग को भी ये ऑब्जेक्ट सेम फोर्स से खींचेगा, टेंशन। तो भाई यहाँ पे भी सेम चीज देखने को मिल रही है कि स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग को जो ऑब्जेक्ट है वो टी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है और स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है टी फोर्स से। तो ये दूसरा टाइप का फोर्स है टेंशन। ये कब देखने को मिलेगा? जब भी कोई स्ट्रिंग और रोप यहाँ पे आती है तो ये देखने को मिलता है। तीसरा टाइप की हम बात करें अगर, तीसरा टाइप, तो भाई तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है, ये कोई एक सरफेस है और यहाँ पे एक स्प्रिंग को हमने फिक्स कर दिया, ये स्प्रिंग को हमने फिक्स कर दिया और भाई यहाँ से इस पर कोई फोर्स लग रहा है, मान लो F। तो भाई ध्यान रखना, जब भी स्प्रिंग पर कोई फोर्स लगता है, मान लो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी x0। नेचुरल लेंथ क्या होती है भाई? स्प्रिंग जब अनस्ट्रेच पोजीशन में हो, मतलब अपनी नॉर्मल लेंथ इसकी बनी हुई हो, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लेंथ स्प्रिंग की x0। जिस कंडीशन में स्प्रिंग अनस्ट्रेच रहती है या फिर अनकम्प्रेस रहती है, इसका मतलब स्प्रिंग बिल्कुल अपनी नॉर्मल जैसा इसका लेंथ है उस लेंथ में है, इस कंडीशन में इस पर कोई फोर्स नहीं होगा। अब मान लो ये नॉर्मल लेंथ में थी, x0 इसकी नॉर्मल लेंथ थी, अभी मान लो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, नॉर्मल इसकी लेंथ थी, नेचुरल लेंथ उसे बोलते हैं। अब हमने एक फोर्स लगाया इस पर F, इस स्प्रिंग पे हमने एक फोर्स लगाया F, और इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, मान लो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये स्प्रिंग थोड़ा सा खींच गई, ये थोड़ा सा खींच गई और यहाँ आ गई। तो भाई पहले इसकी इनिशियल लेंथ यहाँ पे x0 थी, यहाँ तक इसकी इनिशियल लेंथ x0 थी। अब मान लो क्या हुआ, इसकी लेंथ हो गई x। तो भाई ध्यान रखना, स्प्रिंग का नेचर होता है, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगी तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी जो कि कोशिश करेगा इसको अपनी नेचुरल लेंथ को रिस्टोर करने में। मतलब कि स्प्रिंग हमेशा चाहती है कि मैं अपनी नेचुरल लेंथ में रहूं, लेकिन अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो भाई ध्यान रखो, इस स्प्रिंग का ये पॉइंट था, ये कहाँ आ गया यहाँ, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x माइनस x0। पहले यहाँ पे से x0 दूरी पे था, अब आ गया x दूरी पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, इस पॉइंट को अगर a बोल दूं तो ये a आ गया a डैश पे, तो भाई a डैश जो है यहाँ के अलॉन्ग हो जाएगा x माइनस x0। तो इतनी डिस्प्लेसमेंट इसकी आई। तो भाई इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की ओर, और स्प्रिंग चाहेगी कि मैं नेचुरल लेंथ में रहूं, तो स्प्रिंग एक उल्टा फोर्स लगाएगी। तो ध्यान रखना, स्प्रिंग एक फोर्स लगाती है, अगर मैं उस फोर्स को F बोल दूं, F डैश बोल दूं, ये स्प्रिंग फोर्स है जो स्प्रिंग लगाती है। तो भाई ये होता है हमेशा K इंटू एक्स माइनस x0। इसका मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, इसको हमने खींचा है, अगर इसको हम कंप्रेस करें, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ की ओर होगी, तो इसकी फाइनल लेंथ कम हो जाएगी कंप्रेस वाली कंडीशन में, और इनिशियल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट उस केस में नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मैं मॉड ले रहा हूँ, मैं खाली वैल्यू बता रहा हूँ कि स्प्रिंग का फोर्स ये होता है। इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो भाई ये वैल्यू एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहती है। तो अब ध्यान रखना, अगर स्प्रिंग को आपने खींचा तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स F डैश, वो उल्टी इस डायरेक्शन में लगाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ की ओर हुआ है। तो स्प्रिंग की कोशिश क्या रहती है, अगर ये डिस्प्लेस हो गई यहाँ आ गई, तो स्प्रिंग जो है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था F, स्प्रिंग लगाएगी F डैश फोर्स यहाँ की ओर, क्योंकि इस कंडीशन में स्ट्रेच हो रही थी। और अगर यही स्प्रिंग को आप फोर्स लगा के कंप्रेस कर दो इधर की ओर, तो उस कंडीशन में अगर स्प्रिंग कंप्रेस आपने कर दी, यहाँ पे पहले इसका पॉइंट A पॉइंट यहाँ पे था, अब A डैश यहाँ पे आ गया, तो आपने इसको कंप्रेस करा, तो उस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगी F डैश यहाँ की ओर। तो भाई ध्यान रखना, इस फोर्स की जो वैल्यू होती है ये आती है K इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, K डेल्टा x आप इसे बोल दो, और इसे हमेशा ये मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव होगा। और नेचर आप ध्यान रखो ऐसे कि स्प्रिंग जब भी कंप्रेस हो रही है, जब भी स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वो हमेशा पुश फोर्स लगाएगी, और जब भी स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है या फिर स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं तो हमेशा पुल फोर्स लगाएगी। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसने इसको कंप्रेस किया हुआ है यहाँ पे, तो
स्प्रिंग की मान लो नेचुरल लेंथ यहाँ तक थी और आपने कंप्रेस करके इसे यहाँ पे ले आए, तो इतना आपने कंप्रेस कर दिया यहाँ की ओर, तो कंप्रेस कंडीशन में स्प्रिंग पुश फोर्स लगाएगी, यानी इस ऑब्जेक्ट को एफ डैश फोर्स यहाँ की ओर लगाएगी। और ध्यान रखना, जब ये स्प्रिंग, अगर मान लो ऐसे स्प्रिंग थी, एक ऑब्जेक्ट था, इसने इसको खींच के इस स्प्रिंग को यहाँ पे ले आया, तो भाई इस केस में क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस और इस पॉइंट के बीच की दूरी होगी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। और स्प्रिंग को आपने खींचा है तो स्प्रिंग भी आपको उल्टा खींचेगी। तो ध्यान रखना, कंप्रेस कंडीशन में स्प्रिंग पुश मारती है और इलोंगेटेड कंडीशन में स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो एक पुल फोर्स होता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे एक पुल फोर्स यहाँ पे स्प्रिंग लगाएगी। तो स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो उस ऑब्जेक्ट पे वो पुश फोर्स देगी, और स्प्रिंग को इलोंगेट किया है तो ऑब्जेक्ट पे एक पुल फोर्स लगाएगी। तो भाई ये 3 टाइप के फोर्स हैं जो बहुत काम आएंगे अब लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। तो अब आगे देखते हैं पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन थे ये तीनों हमें न्यूटन ने दिए थे, न्यूटन साहब ने। तो भाई न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन हम देखेंगे। तो पहला लॉ बोलता है कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है तो एक्सीलरेशन जो है बॉडी का 0 होगा, और वाइस वर्सा। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ, अगर समेशन ऑफ सारे फोर्सेस सिग्मा एफ आई, समेशन सिग्मा एफ आई मतलब कि आई का वैल्यू जाएगा 1 से लेके एन तक, आई इज इक्वल टू 1 से लेके, आई जाएगा 1 से लेके एन तक। तो भाई ध्यान रखना, आई की वैल्यू है 1 से लेके एन तक। मान लो इस पे एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर इन फोर्सेस का समेशन अगर 0 आ गया, वेक्टर समेशन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर समेशन 0 आता है तो इसी कंडीशन में बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा जिस बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं। अदरवाइज अगर सिग्मा एफ आई नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सारे फोर्सेस का अगर वेक्टर समेशन 0 नहीं है तो ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी पे ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और अगर सारे फोर्सेस का सम 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई यहाँ पे सरफेस पे बॉडी रेस्ट पे है, अगर इस पे सारे फोर्सेस का सम 0 आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, यानी इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, तो ये रेस्ट पे ही रह जाएगी। तो भाई रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रह जाएगी। और अगर कोई बॉडी थी वो मूव कर रही थी v वेलोसिटी से, अगर उस पर फोर्सेस का समेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा मूव करते रहेगा। तो भाई ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो भाई ये क्या चीज है, इसको हम देखेंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, उनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो भाई एक एग्जांपल से बताऊंगा, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखना ध्यान से, इस वाले टॉपिक को आप ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे एक लिफ्ट है, ये इसकी रोप है और ये लिफ्ट है भाई, ये यहाँ पे आपकी लिफ्ट रहने वाली है, और ये रोप है जिससे लिफ्ट कनेक्टेड रहती है और अप डाउन करती है। मान लो ये रोप है, ये कहीं भी कनेक्टेड हो सकती है ऊपर कहीं फिक्स जगह पे। तो इस लिफ्ट के अंदर एक लैंप है, यहाँ पे ये लैंप हैंग कर रहा है इस तरह से, ये एक लैंप है, ये भी किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है लिफ्ट की वॉल से। तो भाई यहाँ पे फिक्स्ड है लैंप इस स्ट्रिंग की मदद से, ये एक स्ट्रिंग है ये वाली भी जो है दिख रही होगी आपको, ये एक स्ट्रिंग है और एक लैंप जो है इस लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पे कहीं पे हमारा ग्राउंड है, मान लो एक ग्राउंड है। तो भाई अब देखो एक चीज यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये जो लिफ्ट की वायर है कट जाती है, किसी ने ऊपर से इसे काट दिया इस वायर को चाकू से। तो भाई अगर ये वायर कट गई तो यहाँ से लिफ्ट फ्री फॉल करेगी, g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। हमें पता है फ्री फॉल हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, तो वहाँ हमें पता है फ्री फॉल में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई अब देखो यहाँ पे आपको एक जादू दिखाऊंगा मैं, तो भाई इसको ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ इसको ध्यान से देखना भाई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लो
एक ऑब्जर्वर है जो कि लिफ्ट के अंदर आ गया, मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर आ गया इस लिफ्ट के अंदर, ये ऑब्जर्वर देख रहा है इस लिफ्ट के मोशन को। तो भाई अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लिफ्ट है, ऑब्जर्वर जो है खड़ा है यहाँ पे, ये ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे। तो भाई ध्यान रखना, जिस भी फ्रेम में ऑब्जर्वर खड़ा रहता है उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जिसके जो ऑब्जर्वर है जो वॉच कर रहा है मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो वॉच कर रहा है ऑब्जर्वर, वो जिस फ्रेम में खड़ा है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। तो अभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये लिफ्ट है इस कंडीशन में, और ऑब्जर्वर भाई ऑब्जर्वर ने देखा इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड इस लैंप को, एक लैंप था। तो ऑब्जर्वर ने बोला हाँ भाई क्या हाल है तेरे, तो लैंप ने कहा बढ़िया। तो भाई अब ऑब्जर्वर और लैंप है, ये ऑब्जर्वर ने लैंप से पूछा तो भाई तेरी क्या कंडीशन है, तो अपने बारे में बता। तो लैंप ने कहा ये जो लैंप है और ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर है, तो ये जो लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है नीचे की ओर आ रही है, तो ऑब्जर्वर लिफ्ट के साथ ही जाएगा नीचे, इसी फ्रेम में खड़ा है। तो भाई ये जो लैंप है और ऑब्जर्वर जो है दोनों इसी लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट का जो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो भाई दोनों को, इस ऑब्जर्वर को इसका एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे 0 दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर और लैंप दोनों सेम लिफ्ट के अंदर है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस लैंप का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। भले ही ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है लेकिन ऑब्जर्वर खुद लिफ्ट के अंदर है, तो इस लैंप का एक्सेलरेशन इसको नहीं दिखेगा। तो भाई ऑब्जर्वर ने लैंप से कहा हाँ भाई अब तू बता तेरे पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो भाई लैंप ने बोला इससे, लैंप ने बोला कि भैया मैं तो यहाँ कनेक्टेड हूँ इस वॉल से कनेक्टेड हूँ एक रोप के जरिए, एक स्ट्रिंग के जरिए। तो लैंप ने बोला ये स्ट्रिंग मेरे पे एक फोर्स लगा रही है, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ इस वॉल को। तो भाई यहाँ पे लैंप है, इसने कहा यार भैया मेरे पे ये जो मेरे पे स्ट्रिंग है या रोप है ये मेरे पे एक टेंशन फोर्स लगा रही है, और मेरा खुद का वेट है mg, अगर मेरा मास m है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मेरा वेट है mg। तो भाई भैया यही दो फोर्स लग रहे हैं मेरे ऊपर, इस लैंप ने बोला इस ऑब्जर्वर से। तो भाई ऑब्जर्वर ने कहा कि मैं तो खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ तेरा एक्सेलरेशन तो 0 है, तो इसका मतलब ये जो दो फोर्सेज हैं P इज इक्वल टू mg हो जाएगा। क्योंकि इस पर अगर नेट फोर्स हम देखें तो ये एक वेक्टर इधर को है, एक वेक्टर इधर को, तो T माइनस mg जो है, ये जो वेक्टर है वेक्टर T माइनस mg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको अगर आप घटाओगे इनके मैग्नीट्यूड्स को ये 0 हो रहा होगा। तो इसने कहा ऑब्जर्वर ने कि तेरे पे जो फोर्स लग रहे हैं यहाँ से आ जाएगा T इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये जो है हमारा F नेट है, यहाँ पे F नेट ये है इज इक्वल टू 0। तो भाई F नेट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, मास एक स्केलर है तो वेक्टर T और mg जो है वेक्टर T माइनस वेक्टर mg या फिर प्लस वेक्टर mg करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स की बात हो रही है। तो ये भाई ये जो वेक्टर mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको आप नेगेटिव ले लोगे। तो भाई सिंपल आप लेकिन करोगे ये वेक्टर T प्लस वेक्टर mg जो है यहाँ पे 0 आ रहा है, और इस mg की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो T इज इक्वल टू mg, इनका मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे ऐसे आ गया कि T इज इक्वल टू mg। तो भाई इस केस में जो ऑब्जर्वर है इसने बोला कि T और mg बराबर आ रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों फोर्स बराबर आ रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं आगे क्लैश कहाँ पे हुआ। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, दूसरा कंडीशन मैंने बोला कि भाई क्या हुआ, ये ग्राउंड था, अगर मान लो ये लिफ्ट की वायर कट गई है तो लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है। अब जो ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर खड़ा था इसने बोला कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है आपस में। तो भाई इसने बोला है दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं। अब एक ऑब्जर्वर ने कहा कि मैं तो भैया खड़ा हो जाता हूँ इस ग्राउंड पे, यानी कि अर्थ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ ग्राउंड पे। इसने कहा कि भाई मैं तेरे ही मोशन को देखूंगा, बोला इसने लैंप से, बोला कि लैंप क्या हाल है, मैं तेरा मोशन देखूंगा और ग्राउंड से देखूंगा। इस ऑब्जर्वर ने कहा था मैं लिफ्ट के अंदर जाके इस लैंप का मोशन स्टडी करता हूँ। तो इसने कहा T इज इक्वल टू mg, यानी कि दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। तो भाई अब इस ऑब्जर्वर ने क्या कहा लैंप से, इसने कहा भाई क्या हाल है, तो लैंप ने कहा कि बढ़िया है मेरे हाल। तो भाई इसने कहा चल अब तू बता तेरे पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं। अब भाई ध्यान रखना ये ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के बाहर है, तो इसको दिखेगा कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है लिफ्ट के पास। तो लैंप लिफ्ट में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर जो है लिफ्ट के अंदर नहीं है, बाहर है। तो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये जो है लैंप ये भी एक्सेलरेट कर रहा है सेम एक्सेलरेशन के साथ। ऐसा क्यों? मान लो एक बस जा रही है और आप खड़े हो ग्राउंड पे, आप खड़े होके उस बस के अंदर किसी आदमी को देख रहे हो, तो आपको लगेगा वो आदमी भी एक्सेलरेट कर रहा है आगे की ओर, अगर बस एक्सेलरेट कर रही है। तो भाई सेम केस है यहाँ पे, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और लैंप जो है लिफ्ट के अंदर है, इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है लैंप और लिफ्ट की वॉल पे कनेक्टेड है इस स्ट्रिंग के थ्रू, छोटी वाली के थ्रू। तो भाई इस ऑब्जर्वर ने अब जब पूछा लैंप से, तो लैंप ने कहा भैया मेरे ऊपर तो, इसने कहा मैं लैंप हूँ ऐसे करके, तो इसने कहा मेरे पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है और एक मेरा वेट है खुद का mg, बाकी तो कोई फोर्स मेरे पे लग नहीं रहा है। तो भाई इस ऑब्जर्वर ने कहा तेरा एक्सेलरेशन मैंने नोटिस किया, तो तेरे पास कुछ एक्सेलरेशन था जिसकी वैल्यू थी इतना 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी फोर्स पे, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की ओर दिख रहा था इस ऑब्जर्वर को। तो इसने कहा तेरे पे नेट फोर्स भी आ रहा होगा नीचे की ओर। तो भाई नीचे की ओर जो फोर्स है वो mg है और t है ऊपर की ओर। तो नेट फोर्स अगर नीचे की ओर निकालना है वो आ जाएगा mg माइनस टी। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा इस केस में। तो भाई यहाँ से निकल के आ गया mg नॉट इज इक्वल टू टी, ये निकल के आया यहाँ से। तो भाई ये दो कंडीशन आ रही है, एक में आ रहा है mg इज इक्वल टू टी और इसमें आ रहा है mg नॉट इज इक्वल टू टी। सेम ऑब्जेक्ट पे यही सेम फोर्सेस लग रहे थे। तो भाई एक ऑब्जर्वर बोल रहा है कि तुम दोनों बराबर हो और ये ऑब्जर्वर बोल रहा है तुम दोनों बराबर नहीं हो। तो भाई ये जो फोर्सेस है इनका जो है, एक ऑब्जर्वर बोल रहा है तुम दोनों बराबर हो, एक बोल रहा है तुम दोनों बराबर नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जब हम स्टडी करते हैं तो जो भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं, तो किसी ना किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से तो एक ही सही हो सकता है। तो भाई इन दो ऑब्जर्वर में से एक ही बात सही थी और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता, क्योंकि दो कंडीशन आ गई यहाँ से, एक बोल रही है कि तुम दोनों बराबर हो, एक बोल रही है नहीं हो बराबर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो भाई बाद में जब बात हुई, फिजिक्स के जो लोग थे कुछ पुराने लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये कंडीशन यहाँ पे गलत होगी, एक बोल रहा है बराबर है, एक बोल रहा है नहीं है, तो इन दोनों में से एक ही सही है। तो भाई उन्होंने कहा कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा तो उन्हें बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भाई ये बात निकल के आई कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ध्यान रखना जो भी हमारा एक ग्राउंड है, ग्राउंड हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया, इस ग्राउंड को हमने बोल दिया, या फिर जो अर्थ है, ग्राउंड मतलब कि अर्थ, तो भाई इन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है जिसपे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, इनर्शियल फ्रेम की क्लोज है। तो भाई अर्थ एक प्रॉपर इनर्शियल फ्रेम नहीं है, लेकिन ये बोला गया कि हमेशा अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा। और जब भी कोई ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़े हो जाएगा और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करेगा तो उस केस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ सही काम करेगा, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फर्स्ट लॉ है वैलिड हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पे वैलिड होता है। और बाकी जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जैसे ये था यहाँ पे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया था हमारा लिफ्ट खुद, तो भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ नॉट वैलिड, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होगा। तो भाई ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भाई ये बोला गया कि जब भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
जहाँ पे होगा वहीं पे वैलिड होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और ये फर्स्ट लॉ जहाँ वैलिड नहीं होगा उन्हें बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भाई अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को मॉडिफाई करके यहाँ एप्लीकेबल करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता, लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो भाई उसमें हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप इतना समझ लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होता है फर्स्ट लॉ न्यूटन का। और अर्थ को हम मानते हैं इनर्शियल फ्रेम, हमारी जो इनर्शियल फ्रेम है उसका एग्जाम्पल है अर्थ। तो भाई ध्यान रखना, अर्थ एक या फिर ग्राउंड जो है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पे ये था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भाई ये वीडियो यही क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा न्यूटन के और लॉ और बाकी कुछ चीज़ें और बताऊंगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड। तो बने रहना मेरे साथ। धन्यवाद।